वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर। तो हमने ना क्या क्या कर चुका है, डिटेल लेक्चर पर देख लिया है, हर एक टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या हुआ है, तो आपको फिर से समझा देंगे। और हमने देख चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने देख चुके हैं। हमने एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर भी देख लिए हैं। अब बारी है लॉन्ग आंसर की। ओके, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ डिड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? एक्सप्लेन। मेंडल का कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो ये बताता है कि जो ट्रेट्स हैं, अलग अलग ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो अपने आप इनहेरिटेड होते हैं। एक ट्रेट का दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बताना है हमें। ओके, सॉरी। ओके, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, अब क्या होता है कि क्या बताना है हमें? पूछा ये क्या है कि एक ट्रेट का दूसरे ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। वो उसमें जो डोमिनेंट, पर्टिकुलर जीन में जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा वो एक्सप्रेस करेगा, पर दूसरे जीन में जो वो होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो दोनों जीन अलग हैं, तो ये जीन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका दूसरे जीन में जो चीज़ हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये जीन बोलेगा चल यार मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, तू भी मेरे साथ चल, ऐसे यहाँ पे दोस्ती यारी नहीं निभेगी। ओके, तो क्या बताएंगे? ये किस बारे में बताएंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में ही बताएंगे। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस given by Mendel, it was observed that when two pairs of traits or characters was considered, each trait expressed independent of the other. तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था, मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो डाइहाइब्रिड में मतलब क्या होता है डाइहाइब्रिड का? तो डाइहाइब्रिड का मतलब होता है कि जब उन्होंने दो कंट्रास्टिंग पेयर लिए थे, ओके, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो कंट्रास्टिंग पेयर लिए थे, तो उन्होंने ये देखा था कि जो भी ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है उसका दूसरे जीन के ट्रेट पे कोई असर नहीं है, वो अपने आप एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, तो ये उन्होंने बताया था। Thus Mendel was able to propose the law of independent assortment which says about independent inheritance of trait. ओके, और इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये बताता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं हाइट की बात कर लूँ, है ना, और मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ, तो हाइट बोलेगा अरे मैं टॉल हूँ तो तू थोड़ा कॉम्प्लेक्शन जो है वो डस्की रख अपना, हम मिलजुल के साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। जो हाइट वाला जीन है वो अपना काम अलग करेगा और जो कॉम्प्लेक्शन वाला जीन है वो अपना काम अलग करेगा। ओके, दिस कुड बी एक्सप्लेन क्लियरली फ्रॉम द गिवन क्रॉस, और ये चीज़ हम बता सकते हैं इस क्रॉस से। जो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें क्या था कि F1 जनरेशन में तो सारे ही क्या लिया था उन्होंने, यहाँ पे ना कुछ बुक्स में ना गलत लिखा होता है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिखा होता है, बट मेंडल ने लिया था राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। कौन से सीड्स लिए थे उन्होंने? राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी सॉरी, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सारे पीस कैसे थे? राउंड थे और येलो कलर के थे। कैसे थे? राउंड शेप के थे और येलो कलर के थे। ओके, अब एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी सारी जगह लिखा रहता है राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, है ना, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो उनको सारे सीड्स कैसे मिले? सीड्स उनको भी राउंड येलो ही मिले जितनी बुक्स में दिया रहता है। ओके, तो इसमें से कैसे आपको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट होते हैं? इसे तो हम बोल सकते हैं ना कि जो राउंड येलो है वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम ये देखेंगे कि राउंड ग्रीन पीस थे और रिंकल्ड येलो थे,
है ना। तो जो F1 जनरेशन थी उसमें हमने देखा राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था, इसलिए पीस कैसे थे, सारे राउंड थे, और कलर कैसा था, येलो था। तो येलो क्या हो गया, येलो रिंकल्ड वाले में थे। येलो कलर किसका पार्ट था, कौन से पीस थे, जो रिंकल्ड थे, है ना। और येलो, राउंड येलो हमें फर्स्ट जनरेशन में मिला। सारे पी प्लांट्स कैसे मिले, फर्स्ट जनरेशन में राउंड येलो मिले। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि राउंड तो आ गया, राउंड अपने साथ ग्रीन को लेके नहीं आया, राउंड अपने साथ ग्रीन को लेके नहीं आया, बल्कि जो कलर है उसमें येलो कलर जो था वो डोमिनेंट था, वो अपने आप खुद ब खुद आ गया। तो इसमें एक दूसरे के ऊपर कोई जोर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है ये, इससे समझ में आएगा। अब जब ये राउंड येलो ही आप ले रहे हो और रिंकल्ड ग्रीन ही आप ले रहे हो पीस, और आपको सीड जो मिल रहा है राउंड येलो ले रहे हो, तो इसमें तो हमें क्या पता, हमें तो पता चलेगा कि हाँ राउंड येलो जो है वो दोनों डिपेंडेंट है, कि राउंड मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा तो कलर भी अपने आप को मेरे जैसे ही एक्सप्रेस करेगा, कलर भी मेरे वाले पीस का ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये काफ़ी सारी बुक्स में गलत दिया रहता है, जो सही है वो ये है। ओके चलिए, तो फिर जब सेकेंड जनरेशन आई तो फर्स्ट जनरेशन में तो उनको सारे ही राउंड येलो मिले थे, है ना, राउंड येलो मिले थे। जब सेकेंड जनरेशन में उनको मिक्स्ड टाइप के मिले, कुछ राउंड येलो मिले, कुछ ग्रीन येलो, रिंकल्ड येलो मिले, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये सारे उनको मिक्स्ड मिले। तो राउंड येलो कितने थे, 9 राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन 3 थे, रिंकल्ड ग्रीन 3 के रेशियो में थे, और रिंकल्ड येलो 3 के रेशियो में थे, रिंकल्ड ग्रीन जो थे वो 1 के रेशियो में थे। ओके, तो इससे पता चला कि रिंकल्ड ग्रीन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, और दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दो अलग अलग पीस के हैं, ठीक है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे शेप और कलर डोमिनेंट अलग अलग पीस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा। नाउ हाउ डिड मेंडल explain that it is possible that a trait is inherited but not expressed in an organism? मेंडल ने ये कैसे बताया कि जो ट्रेट इनहेरिटेड होता है, ओके, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो उन्होंने कैसे बताया? तो कैसे बताया था ये बताया था उन्होंने, जो उन्होंने प्योर प्लांट्स लिए थे, प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए थे और उनको क्रॉस करवाया था, उनसे उन्होंने बताया था कि जो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे, बट सेकेंड जनरेशन में जब हमने फर्स्ट जनरेशन के पी प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें हमें टॉल प्लांट्स के साथ शॉर्ट प्लांट्स भी मिले। तो मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट प्लांट्स के जो जीन्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो प्रेजेंट था फर्स्ट जनरेशन में, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। ओके, मेंडल फर्स्ट सिलेक्टेड 2 प्योर लाइन प्लांट्स, ही देन क्रॉस्ड सच प्लांट हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, उन्होंने सॉरी उन्होंने पहले क्या किया कि 2 प्योर लाइन प्लांट्स लिए, मतलब होमोजाइगस प्लांट्स लिए, जिनके जीन्स में जिनके एलील्स जो थे वो होमोजाइगस थे, मतलब टी था। हेट्रोजाइगस क्या होता है, जिसमें 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के एलील्स प्रेजेंट हो, दैट इज हेट्रोजाइगस, सेम हो तो वो होमोजाइगस होता है। नाउ ही देन क्रॉस सच प्लांट्स हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उन्होंने उन प्लांट्स को क्रॉस करवाया। In the F1 generation, he observed that only one of the 2 contrasting character appeared. He called it dominant, and the one which does not get expressed in F1 was recessive. Okay? तो उन्होंने क्या किया कि जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे, और उन्होंने उसका नाम देते डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो उनको उन्होंने नाम दिया रेसेसिव। ओके, he later served the F1 plants and observed that both the traits appear but in a definite proportion. It can be explained by the following cross. Okay? फिर जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F1 जनरेशन का, तो उन्होंने देखा कि उनको रेसेसिव ट्रेट्स के भी प्लांट्स मिले थे, मतलब शॉर्ट प्लांट्स भी उन्हें मिले थे। तो
कैसे मिले थे उनको 3:1 के रेशियो में मिले थे, मतलब 3 टॉल प्लांट्स थे और एक जो था बेचारा शॉर्ट प्लांट था जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया जब उसी का साथी, उसी का दोस्त उसको मिला. ओके, दिस इज हाउ मेंडल एक्सप्लेन दैट अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट. और इस तरह से मेंडल ने एक्सप्लेन किया कि जो ट्रेट हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. जैसे कि इस केस में क्या हुआ कि शॉर्ट प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो इनहेरिट तो हो गए बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए. ठीक है, तो ये क्रॉस है, इसके बारे में हमने बहुत बार बात कर चुकी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In one of his experiments with pea plants, Mendel observed that when a pure tea plant is crossed with a pure dwarf pea plant in the first generation, F1 only tall plants appear. Okay, ये इन्होंने एक बात कही है, ठीक है, कि उन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट्स पे और उन्होंने देखा कि जब प्योर लाइन टॉल प्लांट्स को प्योर लाइन डॉव प्लांट से क्रॉस करवाया था तो फर्स्ट जनरेशन में सारे की सारे सिर्फ और सिर्फ उन्हें टॉल प्लांट से मिले. ओके, अब क्वेश्चन ए पार्ट, What happens to the trait of the dwarf plants in this case? अब इस ट्रेट में, अब इस केस में क्या हुआ ट्रेट्स को, ठीक है, इस केस में F1 जनरेशन के केस में डॉर्फ प्लांट के ट्रेट्स को क्या हो गया, कहाँ गायब हो गए वो, ये पूछ रहे हैं. When the F1 जनरेशन, ये F1 है, कॉमा लगा दिया है. When the F1 generation plants were self-fertilized, self-pollinated, he observed that in the plants of second generation, F2, both tall plants and dwarf plants were present. Why it happened? Explain briefly. Okay? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा है कि F1 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट्स के ट्रेट्स को क्या हो गया था, कहाँ छू मंतर हो गए थे वो. ओके, फिर सेकेंड पार्ट में उन्होंने ये पूछा है कि जब उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो F2 जनरेशन में उनको टॉल और डॉर्फ, मतलब कि टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट्स दोनों ही मिले हैं. कैसे, ये कैसे हो गया जब फर्स्ट जनरेशन में वो छूमंतर हो गए थे, है ना. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं. Mendel's monohybrid cross indicated that out of two contrasting traits, only one appeared in the progeny of the first generation. सही बात तो बताई है यहाँ पे कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें फर्स्ट जनरेशन में कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस हुआ था. ओके, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस हुआ था. This implies that the trait which appeared in F1 generation is dominant and the trait which does not express is recessive. तो इससे पता चलता है कि जो टॉल प्लांट्स के वो थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो बहुत ही थे कि मैं ही जाऊंगा, किसी को जाने नहीं दूंगा, और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया. वहीं जो डॉर्फ प्लांट के थे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसलिए उसको क्या बोला गया, उनको क्या बोलते हैं, रेसेसिव ट्रेट. We can also say that gene controlling the dominant trait is dominant gene or allele and gene controlling the recessive trait is recessive gene or allele. Okay? तो ऐसे जीन जो डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल करता है उसको हम डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील बोल सकते हैं, और जो रेसेसिव को कंट्रोल कर रहा है उसको हम रेसेसिव जीन या फिर एलील बोल सकते हैं. अब बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट है ये, ओके, अभी नहीं है. इन F1 progeny, although the dominant trait is expressed, F1 progeny में क्या टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया था, ठीक है, बट जीन्स फॉर बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन. ओके, क्या बताया यहाँ पे कि ज़रूर जो F1 जनरेशन थी उसने अब टॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए, बट उनके अंदर टॉल और रेसेसिव दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, और जब दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस. ओके, और जब सेम पेयर के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस. नाउ the recessive trait has a chance to express in next generation only if recessive gene come in homozygous condition. और recessive gene सिर्फ अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों ही एलील होमोजाइगस हो, यानी कि recessive gene के हो, वरना वो नहीं करेगा, बड़ा ही शर्मीला किस्म का है.
दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन क्रॉस, और ये हम इस क्रॉस से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सारे टॉल थे और सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, क्या मिला था हमें F2 जनरेशन में, तो जब फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया था तो हमें क्या शॉर्ट प्लांट मिला था, बस एक ही रेशियो में, बाकी 3 जो थे वो टॉल प्लांट्स थे। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये रेसेसिव जीन्स अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट हो। हेट्रोजाइगस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि डोमिनेंट है, वो करेगा अपने आप को एक्सप्रेस। नाउ बी, अपीयरेंस ऑफ सबस्ट्रेट, क्वेश्चन बी पार्ट क्या था, ये था कि F2 जनरेशन में क्या हुआ था कि छूमंतर हुए जो ट्रेट्स थे, रेसेसिव ट्रेट्स थे, वो कैसे वापस आ गए, ये पूछा गया। Appearance of suppressed recessive traits in individual of F2 generation in Mendelian cross indicates that the characters of recessive traits are not lost even when they are not expressed. Okay? तो इससे ये पता चलता है कि भले ही वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे, पर वो घूम नहीं गए थे, घूमने नहीं चले गए थे, वर्ल्ड टूर पे नहीं चले गए थे, वो वहीं थे, बैठे हुए थे, प्रेजेंट थे, हिडन थे, जो बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। Now, when the F1 generation plants were allowed to self-fertilize, both the parental trait were expressed in definite proportion in F2 generation. Okay? जब F1 जनरेशन जो प्लांट्स हैं उनको अगर हम सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो क्या होगा, बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स वर एक्सप्रेस इन डेफिनेट, तो जो दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो एक डेफिनेट रेशियो में हमें देखने को मिले सेकेंड जनरेशन में। ओके, दिस कुड बी एक्सप्लेन बाय द गिवन क्रॉस। अभी जो क्रॉस है उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने तो बता ही दिया था, टी को हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो 3 टॉल प्लांट और 1 डॉव प्लांट मिला। डॉव प्लांट अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों दोस्त साथ में हो। ओके, दोनों दोस्त साथ में हो कि भाई तू आ गया, अब चल हम मिल के अच्छे से रहेंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, नहीं तो वो टॉल प्लांट का तो मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करने देता था। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, हाउ डिड मेंडल इंटरप्रेट हिज रिजल्ट टू शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव, डिस्क्राइब ब्रीफली। अब मेंडल ने ये कैसे बताया कि ट्रेट्स जो हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं या रेसेसिव हो सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे घुमा फिरा के पूछे गए हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पे। ओके, मेंडल्स क्रॉस द पी प्लांट बहुत ही सिंपल है कि मेंडल ने पी प्लांट लिया है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने कि एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया था, मतलब हाइट ली थी प्लांट की, टॉल एंड शॉर्ट। तो उन्होंने क्या किया था कि टॉल प्लांट्स को, प्योर लाइन टॉल प्लांट्स को प्योर लाइन शॉर्ट डॉफ प्लांट से, शॉर्ट या फिर डॉफ प्लांट से क्रॉस करवाया था और उनको फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। ओके, बट फिर जब उन्होंने उसको सेल्फ पॉलिनेट किया F1 जनरेशन को, तो उनको जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें 3 टॉल्स और 1 उनको डॉफ प्लांट देखने को मिला। वो बोले अरे ये कहाँ से हो गया, तो ये ऐसे हुआ, उन्होंने ये कंक्लूड करा कि भले ही दोनों के जीन्स प्रेजेंट हो, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, पर कोई एक ही एक्सप्रेस कर पाता है, और जो एक्सप्रेस कर पाता है वो हो जाता है डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो हो जाता है रेसेसिव। ये उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने ये बताया कि रेसेसिव कहीं ना कहीं धमक के, डर के बैठा रहता है, छुपा रहता है, और जैसे उसको उसी का ट्रेट, सेम ट्रेट, होमोजाइगस ट्रेट मिलता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है F2 जनरेशन में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। Mendel crossed the pea plant for 2 contrasting characters under consideration. The trait that expressed itself in F1 generation was dominant and the one not expressed in F1 generation was recessive. यही बात लिखिए कि जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो नहीं कर पाए वो बेचारे रेसेसिव हैं। He later served the
plants of F1 generation and recovered both parental traits in a definite proportion in F2 generation. ओके, फिर जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो उसमें देखा कि दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जिसका वो क्या बोलते हैं हम 3:1 प्रोपोर्शन में. Mendel interprets his result as the traits that express itself in F1 was dominant and the one that appeared in F2 generation. ओके, तो मेंडल ने ये बोला कि जो F1 जनरेशन में हमें प्लांट्स देखने को मिले थे, जिस मतलब टॉल प्लांट्स देखने को मिले थे, तो ये जो टॉल है वो क्या है, डोमिनेंट है, वो खुद एक्सप्रेस हो गया. और जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें F1 में नहीं देखने को मिले थे, बस सेकेंड जनरेशन में देखने को मिले थे, तो वो क्या है, रेसेसिव है. ओके, तो ये फिर से क्रॉस के थ्रू समझाया गया है और सेम क्रॉस दिया हुआ है. आपको तो अब तक रट गया होगा, इतनी बार हमने लॉन्ग आंसर में पढ़ लिया है. क्वेश्चन फिफ्थ, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल टी प्लांट्स एंड शॉर्ट पी प्लांट्स, पी प्लांट्स है, मैंने टी बोल दिया, सॉरी, अ साइंटिस्ट ऑब्टेन ओनली टॉल, ठीक है, बताइए, in the F1 generation. However, on selfing the F1 generation pea plants, he obtained both tall and short plants. Okay, okay, ठीक है. जब F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो उनको दोनों ही मिले, टॉल भी मिले और शॉर्ट प्लांट्स भी मिले. ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन विथ अदर इंड्यूस्ड स्पर्म्स आल्सो, कैन द साइंटिस्ट arrive at a law? If yes, explain the law. If not, give justification for your answer. घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन बोल रहा है ना. तो पहले हमें तो लॉ बताना है कि ये लॉ किस पे बेस्ड है, कौन सा लॉ इस पे पुट होता है, और साइंटिस्ट ने जो भी करा, हाँ, साइंटिस्ट ने किसी लॉ पे पहुँचे और क्या था वो लॉ, वो हमें बताना है और हमें हमारे आंसर का जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन देना है. इन दिस सिचुएशन डिस्कस इन द क्वेश्चन, द साइंटिस्ट कैन अराइव एट 2 डिफरेंट लॉ. साइंटिस्ट जो हैं वो 2 डिफरेंट लॉज पे आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स. दिस कैन बी एक्सप्लेन इन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्रॉसेस. ओके, तो इन F1 hybrid 2 dissimilar alleles present for one character. Okay, that is height, T for tallness and T small t for dwarfness, out of which only one allele called dominant allele express itself and the one which remain unexplained is called a recessive allele. This is called a law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझ में ही आ रहा है कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिली थी, और वो क्या चाहे हेट्रोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस करके ही रहते हैं. तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस. फिर क्या लिखा है, also the 2 dissimilar alleles that remain together in a heterozygous individual do not get mixed up and keep their distinct identity. Hence, at the time of gamete formation, they separate so that each gamete receives only one allele and is always pure, which enables reappearance of recessive trait in F2 generation. अब इसमें क्या लिखा है कि 2 अलग alleles, dissimilar alleles, जीन एक ही है, alleles different है, short और tall, ये अलग अलग हो गए alleles, है ना, हमेशा साथ में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस. ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो मिक्स नहीं होता, इंडिविजुअल जो है वो मिक्स नहीं होता, वो ले लेता है और एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाता है. हेंस एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे सेपरेट सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील. ठीक है, अब क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और हाफ हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? हाफ. जैसे हो जाएंगे, पास हर एक गैमीट के पास सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक ही एलील. ये सेपरेट हो गए तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा गैमीट. ठीक है, गैमीट क्या होता है? गैमीट्स हुई स्पर्म, ओवम, सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स, ये गैमीट्स होते हैं. तो गैमीट फॉर्मेशन में ये एलील्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और एक गैमीट के पास एक एलील ही रहता है. ठीक है, पहले 2 एलील रहते हैं, सेपरेट हुए, गैमीट फॉर्मेशन में सेपरेट होते हैं और एक एक एलील सबके पास चला जाता है. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मेयोसिस सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं. ओके,
and is always pure which enables reappearance of okay कहाँ थे हम separate so that each gamete receives only one allele and is always pure which enables reappearance of recessive trait in F2 progenies when the two recessive alleles come together. और वहीं जब दो recessive alleles साथ में मिलते हैं, भाईचारा बनाते हैं, तभी वो अपने आप को express कर पाते हैं. This is called law of purity of gametes. इसको हम क्या बोलते हैं? Law of purity of gametes. Okay? Question number 6. How do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? ये क्वेश्चन हमने कर लिया है क्या? कर लिया है क्या? चलिए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं एक बार. इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट, ये तो ठीक है. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? हाँ, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है. मैंने बताया था कि राउंड बुक्स में लिखा रहता है कि राउंड येलो सीड्स थे और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे, तो ये बात गलत है. राउंड ग्रीन सीड्स थे और रिंकल्ड येलो सीड्स थे. और इसी कारण से हमें पता चला था कि मेंडल को पता चला था कि जब अगर पीस का जो F1 जनरेशन है उसमें देखो दो टाइप के पीस थे. कौन से? राउंड येलो, राउंड ग्रीन सॉरी, और रिंकल्ड येलो, है ना? ये था. एक पी ऐसा था और एक पी ऐसा था. दो टाइप के पी प्लांट्स थे. अब F1 जनरेशन में क्या मिला था? F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड येलो मिले थे. ठीक है. अगर जीन एक दूसरे पे डिपेंड करते कि मैं जाऊंगा तो तू भी जाएगा, तू भी चल, तो क्या होता? तो क्या होता? राउंड ग्रीन ही हमें मिलते सब जगह. सब जगह हमें क्या मिलते? राउंड ग्रीन मिलते हैं, है ना? बट ऐसा नहीं हुआ. एक पी का कैरेक्टर, जैसे ये एक पी प्लांट है, ये दूसरा पी प्लांट है, तो पेरेंट पी प्लांट्स हैं. उसमें से एक पेरेंट का कलर जनरेशन ने लिया, प्रोजेनी ने लिया, और दूसरे पेरेंट का कलर लिया, और फर्स्ट पेरेंट का क्या लिया? शेप लिया. आई एम कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा, मैं फिर से समझा देती हूँ. ठीक है. राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो दो टाइप के उन्होंने पी प्लांट्स लिए थे. राउंड में क्या था? और जो F1 जनरेशन हुई, तो F1 जनरेशन में एक पेरेंट का उन्होंने क्या ले लिया? शेप ले लिया, और दूसरे पेरेंट का उन्होंने कलर ले लिया, है ना? दूसरे पेरेंट का कलर ले लिया. तो इससे क्या समझ में आया? उससे ये समझ में आया कि ये शेप जो है वो कलर पे डिपेंडेंट नहीं है. भाई मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तू अपना देख, तेरे को जो बनना है तू बन, है ना? नहीं तो अगर ऐसा होता कि नहीं मैं जाऊँगा तो तू भी चलेगा, तो क्या होता? सारे जो F1 जनरेशन है उसके सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? उनके पीस कैसे होते हैं? उनके पीस होते हैं राउंड और ग्रीन कलर के, है ना? बट एक कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट का था, एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे पेरेंट का था. तो क्या हुआ? इससे पता चला कि हर एक जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और दूसरे जीन से उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता. तो यही बात है इन डाईहाइब्रिड क्रॉस गिवन बाय मेंडल. इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन two pairs of traits or characters were considered, each trait expressed independent of the other. Okay, thus Mendel was able to propose the law of independent assortment, which says about the independent inheritance of traits. This could be given by the cross. Okay, same cross, same ratio, nothing much. With the help of example, justify the following statement: a trait may be inherited but may not be expressed. Okay, ये भी हमें example से बताना है. तो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड दोनों ही क्रॉस है आपके पास, तो उससे आप समझा सकते हो कि जो F1 जनरेशन थी उसमें टॉल और डॉफ दोनों प्लांट्स के ट्रेट्स प्रेजेंट थे, बट एक्सप्रेस सिर्फ टॉल प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए थे F1 जनरेशन में. सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था कि दोनों मिले, टॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिले और शॉर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिले. तो ये सही बात है. ट्रेट जो है वो इनहेरिट तो हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे. तो ये एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं. अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड. दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द गिवन एग्जांपल. व्हेन अ टॉल प्लांट was crossed with a dwarf pea plant, the F1 generation plants were all tall. F1 में सारे के सारे tall plants थे. When F1 plants were selved, then F2 generation plants were both tall and dwarf. Okay, तो जब F1 generation को self pollinate किया तो उसके plants जो थे उनमें tall plants भी थे और dwarf plants भी थे.
दिस शोज दैट F1 प्लांट्स बोथ द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इससे पता चलता है कि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे बट एक्सप्रेस एक ही हो पाया, डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो पाएगा, बट डिड नॉट एक्सप्रेस डॉफनेस और रेसेसिव ट्रेट। ओके, तो डॉफनेस और रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ बट इनहेरिटेड था, वो प्रेजेंट था F1 जनरेशन में in the presence of the trait for tallness or dominant trait. This could be explained by the given cross। फिर से ये क्रॉस दिया है, बहुत बार ये क्रॉस हम पढ़ चुके हैं, अब आपको ये रट जाना चाहिए और एग्जाम में कोई भी गलती करके नहीं आना है। क्वेश्चन 8, list two differences in tabular form between dominant trait and recessive traits. Okay, what percentage proportion of the plants in the F2 generation progeny were round in Mendel's cross between round and wrinkled pea plant? अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें दो बताना है, किस पे, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट में। ओके, और क्या परसेंटेज था, क्या प्रोपोर्शन था F2 जनरेशन में राउंड का। ठीक है, F2 जनरेशन में जो राउंड पी थे उनका क्या परसेंटेज था या प्रोपोर्शन था, वो हमें बताना है। ओके, तो चलिए अब हम आंसर। ओके, तो पहले हम डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट में डिफरेंस देख लेते हैं। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो डोमिनेंट एलील कंट्रोल करता है, इट इज़ द ट्रेट कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट एलील, और इट इज़ द ट्रेट कंट्रोल्ड बाय रेसेसिव एलील। कौन सा, रेसेसिव ट्रेट। इट इज़ द ट्रेट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, और वहीं जो रेसेसिव ट्रेट होता है वो F1 में सप्रेस रहता है और F2 में एक्सप्रेस हो पाता है। Okay, it is the trait which remains suppressed in F1 generation and appears in F2 generation. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो F2 जनरेशन थी, ओके, F2 जनरेशन जो थी उसमें कितने प्रोपोर्शन में, कितने परसेंटेज में क्या थे राउंड सीड्स देखने को मिले थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेकेंड जनरेशन है। अब राउंड सीड्स क्या है, राउंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डोमिनेंट ट्रेट है, राइट, क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो वो चाहे हेट्रोजाइगस में फॉर्म में प्रेजेंट हो या होमोजाइगस में, वो अपने आप को शो एक्सप्रेस करेगा ही। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी राउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बस ये जो है ये रिंकल के कैरेक्टरिस्टिक है। तो 75% जो है वो राउंड सीड्स हैं और 25% जो है वो रेसेसिव, सॉरी कौन से सीड्स हैं सॉरी रिंकल्ड सीड्स हैं। ओके, तो द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स विथ राउंड सीड्स विल बी 75%। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। ओके, तो यहाँ पे जो है ये हो गया है कंप्लीट हमारा चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो है प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री होते हैं और मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।